मित्रों, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आइए आज बात करेंगे यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें यूनिट नंबर 9 पर्यावरण जो लोक विकास और पर्यावरण की यूनिट है उससे संबंधित प्रश्न है। 50 प्रश्नों पे बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवीजन के तौर पर। और आइए आज पहले ही प्रश्न पर बात करते हैं। ये पहला प्रश्न तो देखिए कि पर्यावरण का अभिप्राय क्या होता है। यानी पर्यावरण का अर्थ अगर पूछा जाता है शाब्दिक रूप से तो क्या आप बताएंगे? तो इसका अर्थ होता है, याद रखना है, समस्त पारिस्थितिकी या समस्त बाह्य दशाएं। यानी जो कुछ हमको दिखता है चारों तरफ से वो सभी का सभी पर्यावरण है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के यूरोप में एक अवधारणा विकसित हुई जिसको हम कहते हैं। यानी पर्यावरण से संबंधित यूरोप में 19वीं शताब्दी में जो अवधारणा विकसित हुई उसको कहा जाता है पर्यावरण नियतिवाद। ये वर्ड आपको याद रखना है। पर्यावरण नियतिवाद कहाँ की अवधारणा है? तो ये यूरोप की है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इन तीनों के नाम क्या हैं? तो इनको जो 3 भागों में जैव विविधता को जो विभाजित किया गया है तो इनके 3 नाम क्या हैं? पहला तो आनुवांशिक है, दूसरा प्रजाति है और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ से आपको याद रखना है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि पारिस्थितिकी शब्द का 1866 में किसने प्रयोग किया? तो 1866 में इसका प्रयोग किसने किया है? शब्द को लाया कौन है? तो इसका नाम याद रखें, हेकल लाए हैं। और अगर पूछा जाए इस पे परिभाषा किसने दी है तो नीचे ये क्वेश्चन दूसरा है। इस क्वेश्चन को देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है 1935 में टांसले ने। तो टांसले का नाम आपको याद रखना है कि टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दी है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है कि जैविक और अजैविक घटकों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो जैविक और अजैविक ये दोनों तरह के घटक ही पर्यावरण कहलाते हैं। यानी जो भी दुनिया में जीवित और अजीवित चीज़ें हैं वो सब पर्यावरण में ही आती हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? जो खाद्य श्रृंखला है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य से। जैसे घास होती है उसको ऊर्जा कहाँ से मिली है? तो ये खाद्य श्रृंखला में आता है सूर्य से। घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? इंसान। इंसान को कौन खा लेता है? शेर। तो ये जो श्रृंखला चलती है ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये सारी ऊर्जा जो होती है खाद्य श्रृंखला की वो सूर्य से आती है। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है रिवीजन के तौर पे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? तो वनस्पति को निर्धारित करने का कार्य कैसे होता है? ये वर्षा इस बात को निर्धारित करती है कि किस स्थान पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उसका निर्धारण ये करती है वर्षा। इसके बाद में अगला है कि जलमंडल के अन्य किस मंडल में शामिल किया जाए? जलमंडल जो है यानी जल में रहने वाले जीव जो जीवित होते हैं तो जल में जीवन है, इसलिए जलमंडल को जीव मंडल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा जीव मंडल। अगला प्रश्न है, विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर 2 या 2 से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरकॉलिंग को क्या कहते हैं? तो इसको खाद्य वेब कहते हैं, इस इंटरकॉलिंग को। प्रश्न आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी है तो स्पीड आप कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों की श्रृंखला में के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? तो जीवों की जो श्रृंखला के माध्यम से पौष्टिकता का स्तर है उस स्तर को क्या कहते हैं? ऊर्जा हस्तांतरण के स्तर को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला से ही ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। अगला प्रश्न है, 2 परितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 2 परितंत्रों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र है उसको इकोटोन कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इकॉलिन कहते हैं। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, इकॉलिन। अगला प्रश्न है कि जीवाणु को किस स्थिति में शामिल नहीं किया जाता? तो जीवाणु तो जीवित होता है इसलिए उसकी जो स्थिति है वो अजैविक में शामिल नहीं होगा। बहुत बार पूछा गया इस प्रश्न को
कि निम्न में से जीवाणु किस स्थिति में शामिल नहीं किया जाता? तो अजैविक आपको याद रखना है, क्योंकि जीवाणु तो जैविक होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर जो वातावरण रहता है, गर्मी है, ठंड है, बारिश है, तो ये उसकी वजह होती है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की वजह से मौसम होता है। इसके बाद में अगला सवाल है कि बायोमास किसे कहा जाता है? तो बायोमास क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ, यानी जो भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक चीज़ें हैं उसकी वजह से जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो जीवित चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, उनको बायोमास कहा जाता है। ये याद आपको रखना है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी गैस है जो वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है? तो प्राकृतिक रूप का जो प्राकृतिक घटक है उसको हानिकारक नहीं उसके लिए गैस मानी जाती है, वो होती है कार्बन ऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, भारत में मैनग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में किस जगह पर पाई जाती है? तो सुंदरबन में पाई जाती है मैनग्रोव वनस्पति अधिक मात्रा में। और दूसरी बात याद रखना, सुंदरबन है कहाँ? तो ये कोलकाता आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो वो भी बात हुई थी, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब पर्यावरण में जैविक और अजैविक, यही दो घटक होते हैं। जो चीज़ें हैं वो या तो जैविक हैं या अजैविक हैं। आगे प्रश्न देखिए कि जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या, यानी ये जैव मंडल में जीवित जो प्राणी हैं उनकी एक ही तरह की जो जाति है उसको क्या कहेंगे? तो उसको जनसंख्या कहेंगे। कार्बन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सूर्य की। बहुत आसान सवाल है, लेकिन याद रखना कि कार्बन चक्र जो ही खाद्य श्रृंखला जो चल रही है, ज़मीन में ऊर्जा आती है, ऊर्जा से फिर उत्पन्न होकर के यही ऊर्जा सूर्य को पहुंचती है हीलियम और हाइड्रोजन के माध्यम से। तो ये जो श्रृंखला चक्र चल रहा है कार्बन चक्र, ये सूर्य ऊर्जा जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषण के रूप में किसको मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषण में वर्गीकृत किया जाता है वायु प्रदूषण को। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, NO2, SO2 और SPM के बीच सामान्य विशेषता है जिसको वर्गीकृत किया जाता है। तो ये गैसें हैं, इनके बीच में किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है? तो याद रखना है प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में। आपको ये उत्तर याद इसका रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा कौन सी आती है? तो याद रखना भूकंप आपका उत्तर होगा। बाढ़ धोखे से भी मत लगा देना, उसके वजह है कि भारत की जितनी भी भूमि है उतनी भूमि में 59% जो है वो भाग भूकंप से ग्रस्त है और इसको 4 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 4 जोन जो है, 4 जोन में इसको बांटा गया है। तो भूकंप जो है वो अधिक मात्रा में इसीलिए प्राकृतिक आपदा में गिना जाता है कि पृथ्वी के 59% भाग पर भूकंप महसूस होता है भारत में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शीशे का सेवन मुख्य रूप से किस अंग को नुकसान पहुंचाता है? तो शीशे का अगर जितना सेवन आप करेंगे वो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाएगा। जीवाश्म ईंधन जलने से CO2 के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधन अच्छा किसे कहते हैं? यानी जो गाड़ी वाहन वगैरह जो जल करके ईंधन यूज़ किया जाता है, उससे जो ऊर्जा के लिए, तो ये जो स्रोत होता है इससे गैस निकलती है CO2। और ये कार्बन बहुत ख़तरनाक CO2 होती है जो सांस, फेफड़े इस वगैरह इन चीज़ों में नुकसान पहुंचाती है। तो ये इसके लिए कौन है? अमेरिका। सबसे ज़्यादा अमेरिका में ये इसका उत्सर्जन होता है। दूसरी चीज़ है, किस प्रक्रिया से जलने में घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है? तो किस प्रक्रिया में जल में घुलनशील होता है, घुलनशील ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है? याद रखिएगा, सुपोषण। यानी अगर जल में सुपोषण बढ़ेगा तो सुपोषण की प्रक्रिया जल की जो है ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगी। इसी वजह से जल के ऊपर काई वगैरह जमना शुरू हो जाएगी और जिससे सूर्य का प्रकाश जो है उसकी ऊर्जा नीचे जंतुओं तक पानी में रहने वाले नहीं पहुंचेगी और वो मरने लगेंगे।
दूसरा प्रश्न है, किस संयंत्रों के द्वारा अधिक कालिक उत्सर्जित होती है? तो अधिक कालिक किससे उत्सर्जित होती है? ताप विद्युत संयंत्र से। ये आपको याद रखना है, ताप विद्युत संयंत्र, क्योंकि ताप विद्युत संयंत्र ही सबसे ज़्यादा कालिक उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है? तो ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन के द्वारा। तो इससे संश्लेषण ऑक्सीजन में बन सकता है। प्रश्न है, वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याएं मूल रूप से किसे प्रभावित करती हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो संचार और जो है शासन प्रणाली को प्रभावित करती है वायु प्रदूषण। इसके बाद में अगला, मनुष्य के कान शोर के लिए ज़्यादा संवेदनशील आकृति कौन सी है? ये बहुत बार पूछा गया है। जो मानव का कान है उनमें शोर जो होता है, शोर सुनने के लिए सबसे संवेदनशील आकृति कौन सी होती है? तो ये 13 से 16 kHz रेंज वाली जो आकृति है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। इसके बाद में फ्लाई ऐश का मुख्य रिसाव किस पर आधारित है या किस कारण होता है? बहुत आसान सवाल है। तो फ्लाई ऐश मतलब जो है, फ्लाई माने उड़ना, ऐश माने क्या होता है? राख। तो सबसे ज़्यादा राख किससे उड़ती है? अभी बात की थी हमने, बिजली संयंत्र जो लगे हुए हैं, थर्मल प्लांट, उसकी वजह से। और कहाँ से ये रिसाव होता है? तो ये भी याद रखिए, कोयला यहाँ जलाया जाता है जिससे लाइट बनती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया का मुख्य कारण होता है? तो ये परजीवी संक्रमण होता है मलेरिया एक परजीवी संक्रमण है। रासायनिक अपक्षय हाइड्रोलिसिस किस कारण बढ़ते हैं? तो हाइड्रोलिसिस, रासायनिक अपक्षय हाइड्रोलिसिस जो बढ़ते हैं वो किस कारण बढ़ते हैं? तो ये बात रखना याद आपको, अम्लीय वर्षा से बढ़ते हैं। प्रश्न है, ऑक्सीजन ले जाकर के रक्त की क्षमता को कम करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है? तो वो गैस आपको पहचाननी है, बतानी है, जो ऑक्सीजन ले जा करके, ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन ले जा करके फेफड़ों और अंदर शरीर में जा करके रक्त की जो क्षमता है उसको कम करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर देती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये काम करती है, मानव के रक्त जो है उसकी क्षमता को कम करती है। अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य को अस्थमा की भयावह समस्या से ग्रस्त करने वाली गैस है? तो मानव स्वास्थ्य को अस्थमा की भयावह समस्या से ग्रस्त करने वाली गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रश्न है, वह जो एक माध्यमिक वायु प्रदूषण के स्रोतों में माना जाता है, क्योंकि, यानी वह एक माध्यमिक वायु प्रदूषण के स्रोतों में माना जाता है। तो वायु प्रदूषण के स्रोतों में माध्यमिक माना जाता है, यानी सेकेंडरी। तो यह वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनी होती है, ये भी याद रखिएगा। गाड़ियों और ट्रकों से प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी गैस है? अभी बताई थी मैंने, याद रखिएगा। ये जो गाड़ी और जो ट्रक होते हैं, इनसे जो गैस उत्सर्जित होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों गैस उत्सर्जित करते हैं ये वाहन, याद रखना तीनों गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। इसके बाद अगला प्रश्न है, अत्यधिक अंतःस्रावी और प्रतीक्षा प्रणाली को नुकसान मुख्य रूप से किसका प्रयोग पहुंचाता है? यानी किसका प्रयोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति के अंतःस्रावी और प्रतीक्षा प्रणाली जो है उसको पहुंचाता है? तो कीटनाशकों का जो प्रयोग होता है सब्जियों में दवाइयों का, वो सबसे ज़्यादा पहुंचाता है अंतःस्रावी को नुकसान। कीटनाशक का प्रयोग मनुष्य को किन समस्याओं से ग्रस्त करता है? तो ये भी याद रखिए, समस्याएं इससे उत्पन्न होती, कैंसर और मस्तिष्क की समस्या। अगला प्रश्न है, वह कौन सा घटक है जो आँखों में जलन का कारण बनता है? तो पैन धुंध जो है वो जलन का कारण बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पहुंचाती है ये नुकसान। इसके बाद में अगला प्रश्न है, डीजल के जलने से प्रदूषण तथा प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए उत्तरदायी है?
तो ये धुंध के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसमें आपका ये धुंध के लिए उत्तरदायी होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पेट्रोल मुख्य रूप से ईंधन वातावरण में किसके लिए जिम्मेदार है? तो लेड जो होते हैं नेतृत्व, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। याद रखना यहाँ से लेड नेतृत्व। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड के प्रदूषण के मुख्य स्रोत। तो अभी बताया था कि जो ईंधन जलाया जाता है ट्रक वगैरह से, जो में यूज़ होता है वाहनों में, उसी से ये तीनों गैसें निकलती हैं। और इसका कारण क्या है? उच्च ताप पर जीवाश्म ईंधन का जलना। अच्छा, अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में फोटो के मिकल स्मॉग के कारण प्रदूषण की स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? यानी जब गर्मी का मौसम होता है उसमें जो स्मॉग किया जाएगा, धूम्रपान, उसके कारण और भी ये स्थिति भयावह हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रकाश, रासायनिक प्रक्रिया से अधिक सौर ऊर्जा की आवश्यकता, यह इसलिए इसका ये कारण बनता है। अच्छा, सीवेज किस प्रदूषण का मुख्य घटक है? तो सीवेज क्या होता है? ये जल प्रदूषण है। और सबसे ज़्यादा होता कौन सा प्रदूषण है? सीवेज ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण किया जाता है पूरी दुनिया में। वजह है सीवेज जल प्रदूषण किस तरह से होता है? क्योंकि सीवेज जो होता है, जो घर में खाना बनता है, सब्जियां धोई जाती हैं, सब्जियों से जो उनका काट पीट कचरा होता है, उनसे जो धुलाई से जो पानी निकलता है, किचन से जो पानी निकलता है, तो ऐसा कोई घर नहीं जहाँ किचन से पानी ना बहता हो, वो सारा पानी सीवेज होता है, वो प्रदूषित पानी होता है। और सबसे बड़ा पानी के जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वो सीवेज ही इसीलिए माना जाता है। अगला प्रश्न है, हैजा किस प्रकार का रोग है? तो ये जल जनित रोग है। जल के माध्यम से जनित रोग किसको कहा जाता है? हैजा, ये जल से फैलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटीय इलाकों में जल प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक। याद रखना, भारतीय तट इलाकों में जल का जो प्रदूषण है, तो वो तो तटीय इलाकों पर उद्योग के धंधे ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं उससे यानी प्रदूषण जो होता है जल का, वो ज़्यादा होता है तटीय इलाके में। लेकिन ऑल ओवर पूरा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जल का प्रदूषण कैसे होता है? तो सीवेज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण में सबसे अधिक उच्च डेसिबल स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा खतरनाक आवाज़ और सबसे ऊंची हायर आवाज़ किसकी है? तो जेट विमान, आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा आवाज़ देते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। और आज का आखिरी सवाल है कि हरा मफलर शब्द किस प्रदूषण से जुड़ा है? तो हरा मफलर जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण से है। हरा मफलर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ तक मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं और अगली वीडियो में फिर 50 क्वेश्चनों पर रिवीजन के तौर पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कोई क्वेश्चन अगर गड़बड़ हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद।